यह तेहरान है, ईरान का मेगासिटी, दुनिया के एकमात्र महत्वपूर्ण धर्मतंत्र की राजधानी, मध्य पूर्व का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। विशाल जीवाश्म ईंधन संपदा रखने के बावजूद इसके 15 मिलियन लोगों को क्रूर दमनकारी सरकार से मजबूत विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसके जटिल आधुनिक इतिहास का सारांश एक जिद्दी लचीलेपन को प्रकट करता है। पश्चिम एशिया में स्थित ईरान की 8 विदेशी सीमाएं हैं और इसके दक्षिणी तट से खाड़ी के माध्यम से समुद्र तक पहुंच है। देश के 87 मिलियन लोगों में से अधिकांश उत्तर पश्चिम में रहते हैं, जहां पश्चिमी एशिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट देवबंद स्थित है। 1787 में ये भूमि फारस के इतिहास में 32वीं राजधानी बन गई, जो उत्तर के उन क्षेत्रों के करीब थी जो रूस और ब्रिटेन के प्रभाव में आ गए थे। इस कदम के बावजूद इन विदेशी देशों ने और भी अधिक शक्ति प्राप्त कर ली और 1900 के दशक तक देश के नए खोजे गए तेल क्षेत्रों का दोहन शुरू कर दिया था। इस बीच 30 लाख की क्षेत्रव्यापी आबादी के साथ तेहरान अभी भी एक मामूली चारदीवारी वाला शहर था। 1921 तक फारस का शासक वंश अत्यधिक भ्रष्ट और अक्षम था, जिससे एक युवा सैन्य अधिकारी रेजा खान के लिए अवसर पैदा हो गया और रेजा खान ने अपनी 3000 सदस्यीय ब्रिगेड के साथ राजधानी में मार्च किया और नए युद्धमंत्री के रूप में नियंत्रण हासिल कर लिया। 4 साल बाद उनके वफादारों से खचाखच भरी संसद में उन्हें शाह का ताज पहनाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके देश को ईरान यानी आर्यों की भूमि कहा जाए और धार्मिक नेताओं के नियंत्रण को तोड़ने के लिए आधुनिकीकरण का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया। देश के पहले विश्वविद्यालय के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष स्कूल और अदालतें खोली गईं। सड़क और रेल नेटवर्क का निर्माण किया गया, साथ ही ऐसे कारखाने भी बनाए गए जो विश्वसनीय रूप से बुनियादी वस्तुओं का उत्पादन करते थे। लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और महिलाओं को कार्यबल में लाया गया। यूरोपीय शैली की पोशाक को मानकीकृत किया गया और घूंघट पहनना समाप्त कर दिया गया। तेहरान के लोग व्यापक रूप से समर्थक थे, लेकिन शाह ने दुश्मन भी बना लिए। प्रेस को उन्होंने दबा दिया था, संसद को हाशिए पर धकेल दिया था और सबसे महत्वपूर्ण रूप से राजनीतिक और प्रतिद्वंद्वियों के साथ, जिन्हें उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था या निर्वासित कर दिया था, उनकी सेना ने असहमति को दबाने के लिए कठोर रणनीति का भी इस्तेमाल किया, जिसमें प्रदर्शनकारियों के साथ कुख्यात टकराव भी शामिल था, जहां उनके सैनिकों ने एक इमाम के मंदिर का उल्लंघन किया और दर्जनों उपासकों को मार डाला। शाह भी लालची था और उसने विशाल धन जमा किया, जबकि निचले वर्गों को भारी कर का बोझ चुकाना पड़ा। लेकिन उनकी घातक गलती द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में हिटलर के जर्मनी से दूर जाने से इनकार करना था, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश और सोवियत ने तेल और आपूर्ति मार्गों तक अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए आक्रमण किया। जैसे ही उनकी सेना तेजी से सिमटी, शाह ने अपने यूरोपीय शिक्षित बेटे को ताज सौंपने के लिए एक सौदा किया, जो औपचारिक रूप से सहयोगियों में शामिल हो गया। युद्ध के बाद ईरान के कई लोग, जिनमें प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसाद्देक भी शामिल थे, अपने तेल उद्योग पर ब्रिटेन के एकाधिकार को समाप्त करना चाहते थे। CIA और ब्रिटिश खुफिया विभाग के सहयोग से शाह और उनके एक जनरल ने प्रधानमंत्री को हटाने की साजिश रची, लेकिन चीजें गड़बड़ हो गईं और तेहरान 4 दिनों तक दंगों और सड़क पर लड़ाई में डूबा रहा। आखिरकार शाह की सेना की जीत हुई और मोसद्देक और उनके सैकड़ों समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया और कई को मार डाला गया। इसने अनिवार्य रूप से शाह को तानाशाह बना दिया, लेकिन लगातार तेल राजस्व ने उन्हें सभी ईरानियों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर दशकों तक सत्ता में बने रहने की अनुमति दी। हालांकि एक व्यक्ति ने लगातार उनके शासन के खिलाफ बात की, खुमैनी नाम का एक निर्वासित आयातुल्ला, जिसने पड़ोसी इराक में अपने गोद लिए हुए घर से एक सरकार विरोधी आंदोलन विकसित किया। 1970 के दशक के अंत में जब ईरानी अर्थव्यवस्था अंततः खराब हो गई, तो शाह ने अपने लोगों और सेना का विश्वास खो दिया और देश छोड़कर भाग गए। अगले महीने खुमैनी ईरान लौट आए, उन्हें सर्वोच्च नेता नामित किया गया और उन्होंने ईरान को एक इस्लामी गणराज्य घोषित करके अपनी क्रांति को समाप्त कर दिया। एक शासक के रूप में उन्होंने विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने वाले निकायों और कार्यालय धारकों तक शासन करने की जिम्मेदारी फैलाई,
जिससे एक अस्पष्टता पैदा हुई जो आज भी मौजूद है कि निर्णय कैसे लिए जाते हैं। उन्होंने बहुत अधिक रूढ़िवादी कानून और नियंत्रण भी स्थापित किए, जिनमें राजनीतिक उम्मीदवारों को अनुमोदन लेने के लिए मजबूर करना भी शामिल था। सबसे हालिया राष्ट्रपति चुनाव में 590 आवेदकों में से केवल 7 को चुनाव लड़ने की मंजूरी दी गई थी और उनमें से कोई भी महिला नहीं थी। क्रांति के बाद के महीनों में प्रतिशोधी क्रांतिकारी अदालतों ने मनमाने ढंग से हजारों पूर्व सरकारी अधिकारियों और शाह के वफादारों पर मुकदमा चलाया और उन्हें मार डाला। इस आतंक के कारण लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा। यह पलायन राजधानी के सबसे शिक्षित, रचनात्मक नागरिकों पर हावी था। प्रवास करने वालों में से अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूके, संयुक्त अरब अमीरात या जर्मनी आए। एक प्रतिभा की कमी जिसे दूर करने के लिए ईरान अभी भी संघर्ष कर रहा है। खुमैनी ने अमेरिकी दूतावास से लिए गए 52 अमेरिकियों के बंधक संकट को भी लगभग 1.5 साल तक खींचने दिया, जिससे उनके युवा प्रशासन को विश्व मंच पर कड़ी नजर मिली और अमेरिकी सरकार को एक शक्तिशाली दुश्मन बना दिया गया। जब इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन ने आक्रमण किया तो युद्ध ने आंतरिक प्रवासन को भी बढ़ावा दिया, जिससे 8 साल का संघर्ष शुरू हुआ, जिसके कारण लाखों लोगों को राजधानी में नए जीवन की तलाश करनी पड़ी। सामाजिक कार्यक्रमों ने भी शहरी प्रवास को प्रोत्साहित किया। 1975 में ईरान की लगभग 55% आबादी ग्रामीण थी, लेकिन 2018 तक यह 75% से अधिक शहरी थी। प्रमुख उद्योगों, भूमि के बड़े हिस्से और निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करने के खुमैनी के फैसले के परिणाम स्वरूप आज लगभग आधे तेहरानवासी किसी न किसी तरह से सरकार द्वारा नियोजित हैं। लेकिन राज्य के नियंत्रण के इस स्तर से व्यापक समृद्धि नहीं आई है, क्योंकि दुनिया की 21वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद इसकी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 80वें स्थान पर है। शासन ने असफलताओं, तोड़फोड़ और प्रतिबंधों से घिरे एक परमाणु कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। मामले को बदतर बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा की लागत अब बिजली के सबसे सस्ते रूप सौर ऊर्जा से कहीं अधिक है, जिसका ईरानी रेगिस्तान प्रचुर मात्रा में उत्पादन कर सकता है। हालांकि इसने अब तक बहुत कम उपयोगिता पैमाने पर सौर ऊर्जा स्थापित की है। तेहरान ने हाल ही में अगले 4 वर्षों में 10-10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की योजना की घोषणा की है, जो लाखों घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त है। अन्य समस्याओं से निपटने के लिए राजधानी में कई बड़ी परियोजनाएं पूरी की गई हैं। तेहरान के पास अब मध्य पूर्व में सबसे बड़ी मेट्रो प्रणाली है। 6% टिकट की कीमतें और 3 मिलियन की दैनिक सवारियां इसके भयानक यातायात और वायु प्रदूषण में सुधार कर रही हैं। हाल के वर्षों में इंटरनेट की गति और पहुंच 10 गुना बढ़ गई है। तेहरान की नई एकीकृत सीवर और जल उपचार प्रणाली 90% चालू है और इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध ताबियत पुल अब राजधानी के 2 पार्कों को उसके सबसे व्यस्त राजमार्ग से जोड़ता है। लेकिन तेहरान अपने युवाओं की ऊर्जा और आशावाद के कारण पूरे क्षेत्र में लाखों लोगों के लिए आकर्षण बना हुआ है। दमनकारी शासन के खिलाफ बड़े और छोटे अवज्ञा कार्यों के माध्यम से वे अपने शहर को आधुनिक बनाने के लिए छोटे छोटे लाभ कमाना जारी रखते हैं। भले ही इसका बहुत कुछ बंद दरवाजों के पीछे या इंटरनेट पर सरकारी सेंसर के साथ बिल्ली और चूहे के खेल के माध्यम से होता है, वे अपनी सरकार को 21वीं सदी में लाने के तरीकों की खोज करते हुए आधुनिक संस्कृति का उपभोग और साझा कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।